नमस्कार मित्रों। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि आधुनिक भारत का इतिहास, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग ने पहले ही चर्चा कर ली है, तो ये पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट हम लोग आपके लिए बना रहे हैं, उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक में से, कौन से मुद्दे में से अधिक सवाल आते हैं और कौन से टॉपिक में से कम प्रश्न आते हैं, ताकि आप आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सको। आप आपकी जो 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 प्रिपरेशन है उसे आप स्ट्रीमलाइन कर सको डिमांड के मुताबिक। जहाँ पे आपको पता है कि प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ से आप ज़्यादा तैयारी करोगे, और जहाँ से आपको पता है कि प्रश्न पूछने की संभावना कम है, वहाँ पे आप कम समय भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है। द मेजर पर्पज फॉर ऑल दिस एक्सरसाइजेज इज सो दैट यू कैन ऑप्टिमाइज योर टाइम ऑन बोथ ऑन द प्रिपरेशन एंड द सिलेबस पार्ट। गेटिंग माई पॉइंट। तो आते हम लोग ये वाले कोर टॉपिक पे। आप कहोगे सर मॉडर्न हिस्ट्री लिखा हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, मतलब कि पोस्ट 1947 लिखा हुआ है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में क्यों कोई चर्चा नहीं कर रहे हो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि विश्व के इतिहास के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हम लोग IR मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ साथ में करेंगे। गेटिंग। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कोर टॉपिक पे कि ये वाले जो लेक्चर है, ये वाला जो सेशन है, जिसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि आधुनिक भारत के इतिहास और भारत का इतिहास इन द सेंस कि स्वतंत्रता के बाद का इतिहास जो है उसमें मुख्य जो घटनाएं बनी उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फाइन। अब ये जो टॉपिक है ये केवल आपका GS1 तक ही सीमित है, मतलब कि GS2 GS3 GS4 वहाँ पे आपका इसका कोई लेने देना नहीं है। आते हम लोग सिलेबस पे। पहले हम लोग सिलेबस समझ लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो जब भी आप सिलेबस देखोगे तो आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा कि प्रीलिम्स में बहुत ही वेग तरीके से दिया हुआ है। वेग मतलब बहुत ही धुंधला हुआ आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी चीज़ को स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है। अब जो लोग स्टेट PSC मतलब कि GPSC की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि इसमें बहुत ही डिटेल तरीके से दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिवली दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही मैक्रो तरीके से दिया हुआ है और बहुत ही वेग तरीके से दिया हुआ है। वेग मतलब व्यापक तरीके से दिया हुआ है। आते हम लोग यहाँ पे कोर टॉपिक पे जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहली चीज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपका कैसे भारत का इतिहास समझ में आ गया। लेकिन दूसरी चीज़ जो लिखी हुई है वो क्या है? एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब कि भारत की स्वतंत्रता आज़ादी के बारे जो स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसके बारे में यहाँ पे इन लोग ने प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पे इन लोग ने सिलेबस में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। मेंस में अगर हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा में तो मेंस में जो पेपर 2 है, मतलब कि GS पेपर 1 जो है वहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब कि 18वीं सदी के बीच का हिस्सा। आपको अगर सर 1750 वाई द रीजन मीन इसके 1757 के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। तो यहाँ पे इन लोग ने कुछ आपको इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, बताया है कि भाई प्लासी का जो युद्ध हुआ था तब से लेकर हम लोग को आज तक की जो घटनाएं बनी है उसमें हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट है। और क्या लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंट इवेंट्स, मतलब कि मुख्य जो भी घटनाएं बनी वो। पर्सनैलिटीज़ मतलब कि व्यक्तित्व और मुद्दे। द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की क्रांति, इट्स वेरियस स्टेजेस, मतलब उसके कौन से चरण थे। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, मतलब कि उन लोगों ने जिन्होंने इसके अंदर सबसे मुख्य योगदान दिया है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि भारत के अलग अलग हिस्सों में से। अब आप कहोगे सर हम लोग तो जो इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग तो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं दैट इज़ मोर डोमिनेटेड बाय नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि भारत का जो उत्तर भारत है, ठीक है, वहाँ से जो भी ऑथर्स आते हैं वो लोग उत्तर भारत के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1857 रिवॉल्ट, आप कहोगे सर कहाँ कहाँ पे घटनाएं बनी? मेरठ में बनी, कानपुर में बनी, चौरी चौरा में बनी, उसके बाद की बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में जो घटनाएं बनी थी, ये सब चीज़ें क्या बताता है कि भाई उत्तर भारत में जो घटनाएं बनी थी, ठीक है, उसके बारे में वर्णन क्या हुआ है। तो आप कहोगे सर तो दक्षिण भारत में ऐसी कोई घटना बनी ही नहीं थी, या दक्षिण भारत में से कोई भी आज़ादी की क्रांति के समर्थन में था ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो आपके जो इतिहास लिखने वाले जो ऑथर्स हैं, मुख्य जो ऑथर्स हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, देखा जाए तो बिपान चंद्र की बात करो, कि आप सतीश चंद्र की बात करो, कि आप रोमिला थापर की बात करो, इन सब जो भी ये सब जो भी लोग हैं ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया। अब यही वजह से आप क्या देखते हो कि साउथ इंडिया का मतलब कि दक्षिण भारत का वर्णन कुछ हद तक कम दिया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग डिबेट भी कर सकते हो कि सर हम लोग ने ठीक तरह से उन्हें न्याय जो मिलना चाहिए उस तरह से न्याय नहीं दिया है इतिहास के संदर्भ में देखा जाए। अब कहीं लोग साउथ इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे, कितने लोग उत्तर भारत में उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में बात करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ घटनाएं बनी थी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत में भी कुछ घटनाएं बनी थी, लेकिन बाकायदा अगर अभी आप देखो फिलहाल वर्तमान में, तो दक्षिण भारत को हम लोग जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए उस तरह से हम लोग न्याय नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है UPSC ने सिलेबस में फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, भले ही प्रश्न अधिकतर उत्तर भारत में से आए, लेकिन कल उठ के अगर UPSC अपना ट्रेंड बदल दे, अपना पैटर्न बदल दे, अपना तरीका बदल दे और दक्षिण भारत की कुछ घटनाओं के बारे में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसी घटनाएं बनी थी जो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड बुक्स पढ़ना पड़ेगा। अब वो बुक्स कौन सी है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के सर बताइए। आते नेक्स्ट पॉइंट पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्सोलिडेशन, मतलब कि आज़ादी के बाद भारत को हम लोग ने किस तरह से एकत्रित किया, किस तरह से एकजुट किया। एंड रीऑर्गेनाइजेशन
पुनर्संगठन विद इन द कंट्री, भारत के अंदर फिर किस तरह से हम लोग ने अलग अलग राज्यों का वर्गीकरण किया और अलग अलग राज्यों का वितरण किया। ठीक है, तो आते हम लोग कोर टॉपिक पे। ये सिलेबस जो है आपको आउटलाइन दिया हुआ है, ये क्या एक जीपीएस है, एक रेसिपी है, लेकिन असल खाना कब आपको पता चलेगा, जब खाना तैयार होता है तब। मतलब कि जब आप साक्षात पेपर देने जाओगे, व्हेन यू गो टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर पर्सनली इन पर्सन, तो आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी एक्चुअल में दिखती किस तरह से। अब आप कहोगे सर तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, हो सकता है क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के भी आए, हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट भी आए, हो सकता है क्वेश्चन इवेंट्स के मुताबिक भी आए, हो सकता है क्वेश्चन मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी भी आए। गेटिंग माय पॉइंट। हो सकता है ये भी क्वेश्चन है सिलेक्ट द कोड कंटेनिंग द करेक्ट स्टेटमेंट, हो सकता है ये भी क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द पेयर्स दैट कंटेन द इनकरेक्ट दैट आर इनकरेक्ट, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, जो भी हम लोग देख रहे हैं पिछले 2022 और 23 के प्रश्न पत्र में। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप साक्षात पेपर देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपके सामने कैसे प्रस्तुत होता है, वो आपको आपके सामने कैसे आपको पेश करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये है, ये भले ही रेसिपी है, लेकिन रेसिपी के बाद क्या होता है, खाना बन जाता है, फिर उसको डेकोरेट किया जाता है, डेकोरेट करने के बाद प्रेजेंटेशन किया जाता है, प्रेजेंटेशन करने के बाद आपको सर्व किया जाता है, और सर्व करने का भी एक सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली मेन कोर्स चालू कर देते हैं। पहले क्या होता है, स्टार्टर्स होते हैं, ठीक है, सलाड्स होते हैं, एंड साथ साथ में फिर हम लोग देखते हैं मेन कोर्स आता है, और मेन कोर्स के बाद में अंत में फ्रूट्स आते हैं, फिर आखिर में आइसक्रीम आता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो सीक्वेंस होता है, तो ये सीक्वेंस आपको कब पता चलेगा, जब आप पेपर देने जाओगे तब आपको बाकायदा प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस का भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ऐसा नहीं होता कि बहुत पूरा हेवायर है। आप देखोगे कि 2022 और 23 के अंदर वो क्वेश्चन जो विश्व का इतिहास के बारे में पूछा हुआ है, अगर वो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन नंबर 8 है तो आने वाले वर्ष में भी वो क्वेश्चन नंबर 8 या 9 पे ही होगा। तो ये चीज़ क्या बताता है कि यूपीएससी भी कुछ हद तक देखा जाए तो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से प्रश्न पत्र को समझना होगा, उसको प्रॉपर ध्यान से स्टडी करना होगा। इज दैट क्लियर? आते हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज वेटेज, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। यदि आप देखोगे वेटेज में तो पता चलेगा कि सबसे अधिक जो प्रश्न आए हैं वो पहला कहाँ से आए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मतलब कि अंग्रेज से भी पहले। आप बोलोगे सर कौन कौन लोग थे, तो देखा जाए तो कौन कौन थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, PDEF, जहाँ तक मुझे ध्यान है वहाँ तक कौन थे सबसे पहले, पोर्चुगीज़, ठीक है, फिर कौन थे, डच, फिर थे इंग्लिश, अंग्रेज़, और फिर बाद में कौन आए थे, फ्रेंच। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल इसके ऊपर प्रश्न आ रहे हैं जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया हुआ है। और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रॉम वेयर एल्स डू वी फाइंड द क्वेश्चंस। ये 4 बरस के अगर आप एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि और भी कितने कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन सबसे अधिक क्वेश्चंस कहाँ से आए, आप बोलो सर इसके अलावा जो सबसे अधिक क्वेश्चंस आए वो यहाँ से आए, महात्मा गांधी के संदर्भ में। एक काम करते हम लोग डायरेक्टली पावर पॉइंट पे जंप ले। अगर आप ये देखोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चंस जो आए हैं सबसे अधिक वो एक ये वाला टॉपिक में से आए। कौन सा टॉपिक है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, ये वाले टॉपिक में से क्वेश्चंस बहुत आए। अब इसके बाद सबसे अधिक जो क्वेश्चंस आए हैं, आप कहोगे सर ये महात्मा गांधी के संदर्भ में देख सकते हो, तो महात्मा गांधी जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस आए, हाँ उसके इर्द गिर्द और उसके आगे पीछे क्वेश्चंस आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रॉम वेयर एल्स डू वी फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप कहोगे सर उसके बाद ये 3 मुद्दे ऐसे, 4 मुद्दे ऐसे हैं जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आए हैं। कौन से 4 मुद्दे हैं, आप कहोगे सर इम्पैक्ट ऑन प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों पर किस तरह से असर हुआ था, प्रभाव हुआ था, किसकी वजह से, यूरोपियंस की वजह से। फिर उसके बाद 1857 के पहले का हिस्सा, उसके पहले कौन सी घटनाएं बनी थी, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे। फिर ये वाला प्रथम विश्व युद्ध के आजू बाजू इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में कौन सी घटनाएं बनी थी, गदर एंड अदर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, मतलब कि कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, उसके बारे में प्रश्न पूछे हुए। और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे हुए, फेमस बुक्स, मतलब कि जो महत्वपूर्ण जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, जिन लोगों ने सबसे अधिक योगदान दिया हुआ है, जो पर्सनालिटीज, वो व्यक्तित्व जिन लोगों ने सबसे अधिक योगदान दिया हुआ है, उन लोग ने कौन से बुक्स लिखी हुई है। आप कहोगे सर नेहरू जी ने बुक लिखी थी, हाँ बिल्कुल लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा भाई महात्मा गांधी, उन्होंने भी एक लीफलेट चालू किया था, वो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या तो देखने को मिल रहे कि पूछे जा रहे हैं। और कौन से टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे। फिर अगर आप देखोगे पाई चार्ट पे तो आप कहोगे सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि एक समान आपको वितरण देखने को मिलता है। कौन से टॉपिक्स है, कौन से मुद्दे, पहली चीज़ इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से आप देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। फिर होम रूल मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब क्या है, मतलब यही है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर एक टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब करीब 30-35% आ जाते हैं, नहीं, नॉट लाइक दैट। हाँ क्वेश्चंस जो है वो बटे हुए हैं, उसका वितरण अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कहीं के जहाँ पे एक समान देखने को मिलता है। हाँ लेकिन 2 टॉपिक ऐसे जहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है या तो पूछे जा रहे हैं। कौन से, एक है महात्मा गांधी और एक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मतलब कि
जो यूरोपियन जो लोग आए थे भारत में, उसके ऊपर लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल पूछ रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब आप में से कितने लोग कहोगे सर 1857 रिवॉल्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखिए 1857 रिवॉल्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते थे, जहाँ तक मुझे अनुमान है वहाँ तक ये 2014 से लेकर 2018 के बीच में प्रश्न ज़्यादा आते थे, अधिक आते थे। लेकिन उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ ट्रेंड बदला है और यूपीएससी जो है वो बाकी मुद्दों में से प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है वो है प्रीलिम्स का वर्गीकरण और वितरण। आते हम लोग मेंस के ऊपर। तो जब भी आप मेंस पे देखोगे तो पता चलेगा कि महात्मा गांधी के अलावा भी दूसरी पर्सनालिटीज़ के बारे में प्रश्न पूछे हुए हैं। कौन से महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़, मतलब कि व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है? एक कहेगी जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से क्वेश्चन आए? हाँ बिल्कुल आए। रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ से क्वेश्चन आए, यहाँ से भी क्वेश्चन आए। और क्वेश्चन भी किस प्रकार से आते हैं कि इन लोग की मानसिकता, उन लोग की आइडियोलॉजी, इन लोग की विचारधारा में किस प्रकार का आपको फ़र्क देखने को मिलता है, इसकी आपको तुलनात्मक स्टडी करना है। तुलना मतलब कंपैरेटिव स्टडी आपको करना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रीलिम्स में आप देखोगे तो कहोगे सर महात्मा गांधी प्रश्न ज़्यादा आते, अधिक आते, लेकिन अगर आप मेंस की बात करोगे मुख्य परीक्षा में तो आपको कुछ ट्रेंड अलग देखने को मिलता है, मतलब कि और भी व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कल उठ के आने वाले समय में अगर यूपीएससी आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ ले, या तो सी राजागोपालाचारी इनके बारे में प्रश्न पूछ ले, या तो आपको BR अम्बेडकर के बारे में प्रश्न पूछ ले कि उनकी विचारधारा क्या थी, उनकी मानसिकता क्या थी और उनका पार्टीशन को लेके उनका खुद का पर्सनल ओपिनियन क्या था, व्यक्तिगत उनका उनकी क्या था, मतलब ओपिनियन इन द सेंस थॉट्स, विचार क्या थे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हर एक अलग अलग पर्सनालिटी के देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपको फ़र्क देखने को मिलता है। बंगाली की अगर बात करोगे तो उन लोग की विचारधारा कुछ और थी, पंजाबी लोग की बात करें तो विचारधारा कुछ और थी। ठीक है, तो आते हम लोग यहाँ पे कोर टॉपिक पे, पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन पूछे हुए। आप देखोगे सर पर्सनालिटी पे क्वेश्चन पूछे हुए, लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे कि सबसे अधिक जो वेटेज दिया हुआ है वो महात्मा गांधी के ऊपर दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? आते हम लोग यहाँ पे और कौन से क्वेश्चन पूछे हुए। आप कहोगे सर ये वाला जो टॉपिक है ये बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस को लेके है। फाइन, तो ये वाला जो टॉपिक जिसके बारे में मैंने लिखा हुआ है ये कौन सी चीज़ को लेके है, ये आप कहोगे सर पोस्ट इंडिपेंडेंस। अंडरस्टूड? और ये बाकी सब जो भी टॉपिक है वो आज़ादी के पहले की जो घटनाएं बनी थी उसके बारे में है, उसके संदर्भ में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। कितनी चीज़ें आप देख लीजिए। इंपैक्ट ऑन लैंड रिफॉर्म्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। आपको वैसे लैंड रिफॉर्म्स तो जीएस पेपर 3 में नहीं आता। जीएस पेपर 3 में जो लैंड रिफॉर्म्स आते हैं, मतलब कि भूमि सुधार के ऊपर जो प्रश्न आते हैं वो कौन से होते हैं, वो एग्रीकल्चर के संदर्भ में है, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में। ठीक है, उसमें भी अगर अधिक देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर अधिक प्रभाव किसका देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर फाइन, मतलब कि कृषि क्षेत्र का। तो लैंड रिफॉर्म्स जो होते हैं अभी अगर आप देखोगे अगर पेपर 3 में आता है तो एग्रीकल्चर के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है और बुनियादी ढांचा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अधिकतर प्रश्न कौन से संदर्भ में पूछे हुए, कृषि क्षेत्र के संदर्भ में पूछे हुए। इसका मतलब ये नहीं कि बुनियादी ढांचे के संदर्भ में नहीं पूछ सकते, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में नहीं पूछ सकते। पूछना हो तो यूपीएससी पूछ सकता है, अपना ट्रेंड बदल सकता है। लेकिन वो जो है वो बेसिकली जीएस 3 का हिस्सा है, वो आज़ादी के बाद के बारे में आपको ये लोग चर्चा करेंगे, आपको उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न आपको पूछे हुए वो इतिहास के संदर्भ में पूछे हुए हैं। इज दैट क्लियर? अब इतिहास जो होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ इज एक्चुअली द पॉलिटिकल हिस्ट्री। गेटिंग माई पॉइंट? पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो राजनीतिक स्तर पे जो हम लोग बदलाव देखने को मिलते हैं उसके बारे में आपको इतिहास पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन देयर इज समथिंग दैट वी कॉल ए हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ कल्चर। गेटिंग माई पॉइंट? हिस्ट्री ऑफ करेंसी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर जब भारत आज़ाद हुआ था तो आपको पता होगा उसके कुछ समय पहले सरदार पटेल के नेतृत्व में हम लोग ने क्या किया था कि सारे के सारे राजाओं को हम लोग ने एकत्रित करने की कोशिश की थी, प्रयत्न किया था। तो अब बट ऑब्वियस बात है जब इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स से राजा रजवाड़े थे तो हर एक की अपनी अपनी खुद की करेंसी होगी। ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है कि भाई कौन से राज्य की कौन सी करेंसी थी। हैदराबाद की करेंसी क्या थी, बीकानेर की करेंसी क्या थी, रतलाम की करेंसी क्या थी, गुजरात मतलब बॉम्बे प्रिंसली स्टेट ऑफ बॉम्बे इसकी करेंसी क्या थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं कि उन लोगों की मुद्रा क्या थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि ये जो है ये हिस्ट्री ऑफ करेंसी ये कभी आपने पढ़ा ही नहीं है। आप कहोगे सर गुप्ता में गुप्ता एम्पायर, गुप्ता साम्राज्य के टाइम पे हम लोग गोल्ड की करेंसी यूज़ करते थे, गोल्ड की कॉइन्स उपयोग करते थे। कुछ आपको वर्णन है लेकिन वो प्राचीन भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो देयर इज समथिंग दैट वी कॉल हिस्ट्री ऑफ करेंसी एज वेल। अब उस टाइम करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या था, पाउंड वर्सेस इंडियन रुपी, ये तो कभी आपने पढ़ा ही नहीं है। तो मेरा केवल कहने का मतलब यही है कि जो आप इतिहास पढ़ते हो दैट इज मोस्टली फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स, नॉट इवन यू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट इवन द हिस्ट्री ऑफ कल्चर। अंडरस्टूड? नॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एज वेल। आप जो पढ़ते हो महलवारी, रैयतवारी, ठीक है, ये सब जो भी है ये कब है, ये अंग्रेज़ों ने जो बदलाव लाए थे, जो परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, प्रयत्न किए थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं या तो इसके बारे में हम लोग प्रश्न देखते हैं।
मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इज इट क्लियर? आते हम लोग यहाँ पे कोर टॉपिक पे, और कौन से क्वेश्चंस आते हैं। यूल क्लेम कि सर मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिलते हैं, जितने महात्मा गांधी में से उतने क्वेश्चंस यहाँ से भी है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मतलब कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कुछ उसका वितरण जो है वो ऑलमोस्ट एक समान है। कौन से क्वेश्चन है? आप कहोगे सर ये वाले टॉपिक्स। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, देखिए 6%, इसको भी वेटेज 6% है। पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब कि बंगाल का जो विभाजन जो किया था, कब? करजन के समय पे, उसके बारे में भी प्रश्न पूछे हुए। लेकिन अगर आप देखोगे तो वेटेज क्या है, एक समान देखने को मिलता है। ठीक है, इज इट क्लियर? मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग को क्लैरिटी आ रही है। इफ यू लुक एट द वेटेज तो आपको पता चलेगा कि वेटेज जो है सर ऑलमोस्ट एक समान देखने को मिलता है। कौन सी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको मैंने 1-1-1-1 दिया हुआ है। इंपैक्ट ऑन प्रिंसली स्टेट्स क्वेश्चन आए, हाँ बिल्कुल आए। इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन आए, बिल्कुल आए। लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार प्रश्न आए, हाँ आए हैं। 1857 क्वेश्चन आए, बिल्कुल आए। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि कितने टॉपिक ऐसे जिसमें सवाल आते, हाँ सवाल अधिक आते हैं। वो टॉपिक कि जिसमें से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है, या तो जहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं उसे आप थोड़ा ध्यान से करोगे, उसे आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो बट ऑब्वियस बात है, अगर उसमें एक या दो क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आ गए, प्रस्तुत हो गए, तो बट ऑब्वियस बात है आपने अगर तैयारी अच्छे से की होगी तो आप आंसर भी ठीक तरह से लिख पाओगे। ऐसा देखा जाए तो अगर हर एक आंसर में अगर आप 1-1, 2-2 मार्क्स भी बढ़ा लेते हो तो कुल मिला के एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, एट द एंड ऑफ द आंसर शीट आपके देखा जाए तो 20 से 30 मार्क का फर्क पड़ जाएगा। कुल मिला के ऐसे 7 प्रश्न पत्र है आपके सामने। कौन से 7? देखा जाए तो 9 है, लेकिन 9 में से 2 अगर आप लैंग्वेज के निकाल लेते हो तो मेंस में कुल मिला के कितने हुए? 7 हुए। कौन से 7? ऐसे, 4 जीएस और देखा जाए तो 2 ऑप्शनल, तो 1+4+2। अगर आप इन सबको एकत्रित करोगे तो पता चलेगा कुल मिला के कितने क्वेश्चन पेपर्स हुए। 1+4 5, 5+2 7। तो 7 क्वेश्चन पेपर्स जो आपके मेरिट में काम आते हैं। अगर इन प्रश्न पत्र में अगर आप एक पेपर में भी 20 से 30 मार्क भी खींच लेते हो तो एट द एंड आप 7 क्वेश्चन पेपर के बाद में देखोगे कि आपका पूरा कैडर ही बदल जाता है, मतलब कि आप टॉप 10 में भी आ सकते हो। तो आपका ध्यान यही होना चाहिए कि जैसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं उसे आप इतना अच्छी तरीके से करो कि वहाँ से अगर 1 या 2 प्रश्न भी पूछ लेते हैं तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सको, उसे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सको। इज इट क्लियर? तो ये जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है ये प्रीलिम्स और मेंस का वर्गीकरण है। फिर से अगर आपको देखना हो तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखिए ये प्रीलिम्स का है, इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? यूरोपियंस और कहाँ से आते हैं? महात्मा गांधी। इसके अलावा आप देखोगे कि गदर रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी आंदोलन, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 1857 के अलावा कहाँ पे? प्रिंसली स्टेट्स, और प्रिंसली स्टेट्स के अलावा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और यदि हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी प्रश्न है, हाँ बिल्कुल प्रश्न है। और कहाँ से क्वेश्चन है? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, बराबर, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार पे प्रश्न है, हाँ बिल्कुल है। और बाकी आप देखोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में से भी क्वेश्चन आए, हाँ बिल्कुल देखने को मिले हैं। फाइन, तो ये मैंने आपके सामने जो वर्गीकरण किया हुआ है ये आपके सामने है, आप देख लीजिए अपने तरीके से। आते हम लोग दोबारा हमारे कोर टॉपिक पे। चलिए, तो ये जो है क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं अब देखिए। ये जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो क्या है? वो अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडावल गुजरात सरेंडर ड्यू टू द पोर्चुगीज। मध्यकालीन गुजरात के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कौन से राजा ने पोर्चुगीज़ लोग को ड्यू सरेंडर कर दिया था, मतलब उन्हें दे दिया था, ठीक है, सुपुर्द कर दिया था। तो आप कहोगे सर इनमें से कोई एक ही होगा, बट ऑब्वियस बात है आई एम नॉट अ लेक्चर ऑफ हिस्ट्री, इसलिए मुझे पता नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ये प्रश्न जो है ये 2022 में पूछा हुआ था। 22 में जो प्रश्न पूछा हुआ है वो किस प्रकार से है? विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास के संदर्भ में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन वाक्यों को आप देखिए, इन कथनों को आप देखिए। द डच एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज वेयरहाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। अल्फांसो डी अल्बुकर्क्यू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. Which of the following statements given above are correct? अब आपको कहोगे सर ऊपर वाला जो प्रश्न है वो कैसे है? वो डायरेक्ट है, लेकिन नीचे वाला जो प्रश्न है उसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस पूछा हुआ है किस तरह से, आपके सामने स्टेटमेंट रखे हुए और स्टेटमेंट के आधार पे आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपको 2 प्रकार से आ सकते हैं। आप कहोगे सर डायरेक्ट भी आएंगे, ठीक है, और दूसरा आपको करेक्ट इनकरेक्ट वाले टाइप के भी आ सकते हैं। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आएंगे। फाइन, अभी देखा जाए तो 2023 में हम लोग एक और नया ट्रेंड देखने, 2022 और 23 में एक और नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है।
वो ट्रेंड क्या है कि ये लोग क्या करते कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देते और आपको पूछते हैं कि इसमें से कौन सी पैर इनकरेक्ट है, पैर बना के आपको पूछते हैं कि इनमें से कौन सी पैर जो है वो इनकरेक्ट है या करेक्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना है, आपको रेडी रहना है। फाइन। तो आते हम लोग यहाँ पे कोर टॉपिक पे। और क्वेश्चंस कहाँ से आए, आप कहोगे सर महात्मा गांधी। चलो महात्मा गांधी पे प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आते हम लोग यहाँ पे, ये क्वेश्चंस आप देखिए किस तरह से पूछे हुए। अच्छा एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, महात्मा गांधी पे एक प्रश्न जो है वो जीएस पेपर 4 में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन पेपर 4 ये कहाँ पे आता है, आप कहोगे सर फिलोसोफर्स, एथिक्स में भी इन लोग ने कितने ऐसे कोट्स रखे हुए महात्मा गांधी के, जो हम लोग ने पहले चर्चा नहीं किए या तो मैं चर्चा करना भूल गया हूँ। तो पेपर 4 में भी क्वेश्चन आए और जो 2023 में आया हुआ है ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया हुआ है। क्वेश्चन जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो कौन से है, प्रीलिम्स के। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये वाला क्वेश्चन जो 2019 में पूछा हुआ है, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर इन लॉर्ड चैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। Consequent upon the breaking of SALT law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers। ये क्वेश्चन इन लोग ने कब पूछा हुआ है, 2019 में। 2023 में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेट अस हैव अ लुक। 2020 एंड 20 में, ओके 2020 में ही इन लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। ओके तो 2023 में प्रश्न यहाँ से नहीं है। तो 1 सेकेंड, ओके तो यहाँ पे कुछ गलती हुई लगती है। आते हम लोग यहाँ पे फेस टू गदर मूवमेंट। तो गदर पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, गदर पे हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है ये 2022 में पूछा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, बलिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। वो ऑफ द अबाउ वॉज एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा हुआ है ये गदर पार्टी के संदर्भ में आपको प्रश्न रखा हुआ है। और कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं फिर आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो है ये 2021 में पूछा हुआ है। अब ये जो है ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछा हुआ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह धिल्लियन आर रिमेंबर्ड एज। ठीक है, आपके सामने डायरेक्टली क्वेश्चन रखा हुआ है, आपको याद रखना है। फाइन। और एक जो क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा हुआ है, देखिए, ही रोड बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा, स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। ही वॉज, ठीक है, आपको इसका आंसर लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे हुए। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही है। आते हम लोग मेंस पे। तो मेंस में सबसे अधिक क्वेश्चंस कहाँ से आए, मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आए, उदाहरण के तौर पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पे हम लोग जंप करते। आते हम लोग यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। पहला क्वेश्चन क्या है 2023 में जो पूछा हुआ है, ये स्वामी विवेकानंद पे पूछा हुआ है। आप कहोगे सर दोबारा GS4 है, हाँ GS4 है। और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे हुए, तो आप देख सकते हो, ट्रेस द राइस, ये 2021 में पूछा हुआ है। ट्रेस द राइस एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्राह्मो समाज। यंग बंगाल एवं ब्राह्मो समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कथन के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। ये प्रश्न जो है ये 2021 में पूछा हुआ है। फाइन। तो ये जो है मैंने आपके सामने ब्राह्मो समाज का एग्जाम्पल दिया, यंग बंगाल एंड ब्राह्मो समाज। इसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मतलब कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के संदर्भ में आपके सामने पूछा हुआ है, रखा हुआ है। और क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट डू यू फाइंड, वेयर डू यू फाइंड महात्मा गांधी। चले महात्मा गांधी पे एक दो क्वेश्चन हम लोग मेंस के संदर्भ में भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो मेंस पे जो एक क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया वो GS4 मतलब कि एथिक्स में है। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या है, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग NCM एंड CDM। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, ठीक है,
असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी के समय पे अगर आप देखोगे तो 2 आंदोलन हुए थे। आप कहोगे सर यही 2 है ना, एनसीएम और सीडीएम। लेकिन एक क्वेश्चन ये था कि 1920 और 1930 के दायके में के दशक में जो भी आंदोलन हुए थे उसमें फ़र्क क्या था, उसमें डिफरेंस क्या था। तो इसका आपको तुलनात्मक भी स्टडी करना है, आपको चर्चा करना विस्तार में। तो ऐसे क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं कि 2020 के संदर्भ में, सॉरी 1920 में जो आंदोलन हुए थे, 1930 में जो आंदोलन हुए थे, उसमें किस तरह से आपको फ़र्क देखने को मिलता है। गेटिंग? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बुक प्लस अप्रोच। बुक प्लस का मतलब क्या होता है कि आपको बुक के एक कदम आगे जाके सोचना है कि हाँ अब इसमें फ़र्क क्या था। बुक में लिखा हुआ है कि 1920 में कोई घटनाएं बनी, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है। 1930 में कुछ घटनाएं बनी, आप कहोगे सर हाँ ये भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था। इसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। मतलब कि अब आपको सोचना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या था, जो बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अब आपको व्यक्तिगत खुद को सोचना होगा। मतलब क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस में फ़र्क है। प्रीलिम्स में जो प्रश्न आते हैं वो आपकी बुक पे से आते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में जो प्रश्न आते हैं वो आपकी बुक पे से आते हैं, लेकिन मेंस में जो प्रश्न आते हैं वो बुक के एक कदम आगे के होते हैं, जिसमें वो लोग चाहते हैं कि आपका एनालिसिस सामने प्रस्तुत हो, आप क्या समझो वो घटनाओं से, वो चाहते हैं कि आप सामने आइए, बुक मत लाइए। हर एक व्यक्ति जिसे प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है वो इतना मैच्योर तो होता ही है कि वो मेंस का हर एक क्वेश्चन समझ लेगा। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दिस कि हर एक व्यक्ति जो प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है वो समझ लेगा कि मेंस में पूछना क्या चाहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो क्या है, वो ये आती है कि मेंस में आप लिखोगे क्या, आपको लिखना क्या है। उसका रीज़न क्या है, उसका एक ही वजह है, क्योंकि बुक में जो घटनाएं लिखी हुई है वो आपने पढ़ी है समझी भी है, लेकिन आपने खुद का क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया है। ठीक है, संलोचनात्मक विश्लेषण एनालिसिस। तो आते हैं हम लोग कोर टॉपिक पे। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आप बुक पढ़ोगे तो कुछ समय तक आपको बुक को बंद कर देना है। बुक को बंद करके आप खुद सोचिए कि फ़र्क क्या था। केवल फ़र्क नहीं, आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करिए कि आप उसमें नुक्स निकालिए। नुक्स मतलब गलतियाँ निकालिए कि भाई ये जो बुक में लिखा हुआ है क्या ये हर एक परिस्थिति में सही है। हो सकता है ये सही भी हो सकता है गलत भी हो। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो भी बुक लिखता है उसके ऊपर ऑथर की विचारधारा का प्रभाव बहुत आपको देखने को मिलता है। फाइन, अगर वो मार्क्सिस्ट होगा, अगर वो सोशलिस्ट होगा तो उस तरह से बुक लिखेगा, अगर वो कैपिटलिस्ट होगा तो उस तरह से बुक लिखेगा। इज इट क्लियर? तो आते हम लोग कोर टॉपिक पे। अगर आपको इस तरह का एनालिसिस करना हो तो आपको क्या करना होगा, कुछ समय तक बुक पढ़ने के बाद बुक को बंद कर दीजिए और केवल ये सोचिए कि आपने जो बुक में पढ़ा है बराबर, उसका आप क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हो। आप किस प्रकार के प्रश्न पूछोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई बुक में और कौन सी चीज़ें नहीं दी हुई है। What is given is good, but what is not given is actually even more important in this case। यहाँ पे वो ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती है। इज इट क्लियर? तो मेंस में आप देखते हो जो अप्रोच है वो क्या है, वो बुक प्लस अप्रोच है। मतलब कि बुक की तो नॉलेज आपकी चेक कर ली प्रीलिम्स के अंदर। अब वो चाहते हैं कि आप बुक लेके मत आइए, आप खुद व्यक्तिगत आइए, आप खुद अपना एनालिसिस लेके आइए कि आपने क्या सोचा, आपने क्या समझा इससे। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट वी कॉल एज बुक प्लस अप्रोच, कि बुक से एकदम आगे का अप्रोच। फाइन, तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हुए, यहाँ से आपको जजमेंट आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं या तो किस प्रकार के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन है वो ख़त्म करते हैं। आपको अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न हमें भेज सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ये ईमेल पे भी पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको हमें व्यक्तिगत मिलने आना है तो आप ये नंबर पे कॉल करके कभी भी अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे आ सकते हो। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा टॉपिक है उसे फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स हो तो आप नीचे पोस्ट कर दीजिए। धन्यवाद।